चैप्टर्स 2165, 2166, 2167 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 2165 ऑपरेशन ऑफ हेवन एंड अर्थ बुक माउंटेन की छोटी पर फैंग युआन की फैली हुई जहरीली चींटियों की बीमारी के बारे में फेरी यूजू ने समझाया। शुक्र है यह मूव पहले भी ईस्टर्न सी में इस्तेमाल हो चुका है और तुमने ज़िजियान वेंग को राइचस ची अलायंस में घुसाकर इसकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर ली थी, इसलिए मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन अभी वाली जहरीली चींटियों की बीमारी को फैंग युआन ने मॉडिफाई कर दिया है। मेरा पुराना तरीका अब इस पर ठीक से काम नहीं करेगा, मुझे भी इसमें बदलाव करना पड़ेगा। ये सुनकर कीन डिंग लिंग के चेहरे का तनाव थोड़ा कम हुआ। ये तो अच्छा रहेगा। फेरी यूजू मुस्कुराई, मुझे कामयाब होने में सिर्फ 3 दिन लगेंगे। इस दौरान हेवनली कोर्ट जहरीली चींटियों की बीमारी की खबर सब तक फैला सकता है। कीन डिंग लिंग ने हाँ कहा और वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद म्यूटेंट गू इमोर्टल्स को सिचुएशन का पता चला और वो सब बहुत गुस्से में आ गए। येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड का संत तो सच में बड़ा जालिम है। मैंने सुना था कि येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड के गू इमोर्टल्स एकजुट और मिलनसार हैं। सोचा नहीं था कि उनका संत इतना कमीना इंसान होगा। इससे तो सबको बहुत बड़ी निराशा हुई है। उसकी तुलना में ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड के संत सच में बड़े दिल वाले हैं। उनके अंदर एक संत वाली बात है। यहां तक कि सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड के संत भी उनके आगे फीके पड़ जाते हैं। जो गू इमोर्टल्स सब देख रहे थे वो बहुत निराश हुए। उन्होंने इतना इंतजार किया लेकिन ना तो लॉन्जेविटी हेवन और ना हाईफैंग युआन ने वैसा जवाब दिया जैसा वो चाहते थे। इंतजार से उन्हें कुछ नहीं मिला। येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड और सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड ने सीधे अपनी सेना भेजे दी और जंग शुरू कर दी। ये म्यूटेंट गू इमोर्टल्स बहुत निराश थे, लेकिन उनका गुस्सा भी बढ़ने लगा था। इन दो बड़े वर्ल्ड्स के संत ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, क्या उन्हें डर नहीं कि हम ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड से जा मिलेंगे? HMPH, इन दोनों वर्ल्ड्स के संत कुछ ज्यादा ही घमंडी हैं। छोड़ो यार, मैं तो ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड ज्वाइन करूंगा। देखते ही देखते सारे म्यूटेंट गू इमोर्टल्स ने हेवनली कोर्ट को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। हेवनली कोर्ट का विजडम पाथ का तरीका काफी जबरदस्त है। इन म्यूटेंट गू इमोर्टल्स के इमोशंस को इन्फ्लुएंस किया गया। जहां तक मुझे पता है कई गू इमोर्टल्स ने गुस्से में आकर हाई हेवनली कोर्ट ज्वाइन करने का फैसला किया। लू वेयिन ने फैंग युआन को समझाते हुए आ भरी। हेवनली कोर्ट ने पहले फैंग युआन के जालिम तरीके की खबर फैलाई, फिर बिना कोई कीमत मांगे म्यूटेंट गू इमोर्टल्स की जहरीली चींटियों की बीमारी को ठीक करने में मदद की और आखिर में उन्होंने इन गू इमोर्टल्स के जज्बातों को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक तरीका इस्तेमाल किया। इन सब कार्यों के बाद उन्होंने न सिर्फ जहरीली चींटियों की बीमारी के खौफनाक असर को कम किया, बल्कि पलटवार करके फैंग युआन और लॉन्जेविटी हेवन की पोजीशन को पहले से भी बदतर बना दिया। इस वक्त हेवनली कोर्ट ने बहुत से म्यूटेंट गू इमोर्टल्स को भारती कर लिया है। उनकी गिनती का फायदा अब साफ दिख रहा है। क्या हमें फ्रंट लाइन से अपनी सेना को वापस बुला लेना चाहिए? लू वेयिन ने पूछो। फैंग युआन मुस्कुराया और उसने अपना हाथ हिलाया। हेवनली कोर्ट जबरदस्त है। मेरे हिसाब से इस रहस्यमयी विजडम पाथ किलर मूव में हेवन पथ की गहराई भी है। यह हेवंस विल जैसा है और इसमें जिंदा जीवों के विचारों और जज्बातों को प्रभावित करने की सहमता है। जहरीली चींटियों की बीमारी ने राइचस ची अलायंस को परेशान कर रखा था, लेकिन हेवनली कोर्ट ने इस मूव को इतनी आसानी से सॉल्व कर दिया। सच तो यह है कि मैंने इस मूव को एक बार फिर से मॉडिफाई किया था। खैर, लॉन्जेविटी हेवन अब एक्शन ले रहा है। चलो देखते हैं फिर कोई फैसला करेंगे। गू टू लुआन म्यूटेंट गू इमोर्टल्स में से एक थी जिसने हेवनली कोर्ट ज्वाइन किया था। हेवनली कोर्ट के साथ समझौता करने के बाद वो वॉइड से सफर करके अपनी छोटी दुनिया में वापस आ गई। कुछ दिन लगाकर उसने एक इमोर्टल फॉर्मेशन तैयार किया। यह इमोर्टल फॉर्मेशन हेवनली कोर्ट की तरफ से रिइंफोर्समेंट था। इसे एक्टिवेट करने के बाद यह छोटी दुनिया के सफर के रास्ते को प्रभावित कर सकता था, ताकि वो ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड की सीमा पर उतर सके। ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड का संत सच में अतुलनीय है। यह इमोर्टल फॉर्मेशन कमाल का है और इसमें जबरदस्त ताकत है, लेकिन इसमें खर्च होने वाला इमोर्टल एसेंस इतना कम है। गू टू लुआन ने मन ही मन तारीफ की और इमोर्टल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। इमोर्टल फॉर्मेशन से एक गहरी रोशनी निकली जो छोटी दुनिया के अंदर से बाहर तक फैल गई। छोटी दुनिया हमेशा वॉइड के सेंटर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इमोर्टल फॉर्मेशन के असर से उसने अपना रास्ता हल्का सा बदलना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों के बाद गू टू लुआन के चेहरे पर हैरानी छा गई। ये क्या हो रहा है? मैंने इमोर्टल फॉर्मेशन एक्टिवेट किया लेकिन छोटी दुनिया काबू से बाहर है। ये जबरदस्ती किसी और दिशा में जा रही है। क्या इमोर्टल फॉर्मेशन बेकार है? गू टू लुआन ने जल्दी से चेक किया और ये जानकर हैरान रह गई।
ऐसा नहीं था कि इमॉर्टल फॉर्मेशन बेकार था, बल्कि एक गहरी ताकत बहुत पहले से ही उसकी छोटी दुनिया को प्रभावित कर रही थी। इस विशाल ताकत के सामने इमॉर्टल फॉर्मेशन में उसका मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। गु टू लुआन बस देखती रह गई जब उसकी जन्मभूमि उड़कर सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड की सीमा पर जा उतरी। ये कोई अनोखी स्थिति नहीं थी, बहुत सी छोटी दुनियाएं इससे प्रभावित होकर सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड पर उतर गई थीं, जबकि कुछ अभी भी रास्ते में थीं। गु टू लुआन और बाकी म्यूटेंट गु इमॉर्टल्स हक्के बाकी रह गए। उन्होंने ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड ज्वाइन किया था, लेकिन उनकी अपनी छोटी दुनियाएं सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड में जा पहुंची। वो निश्चित रूप से सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड द्वारा निगल ली जाएंगी और उसमें मिल जाएंगी। यह सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड के संत का तरीका है। यकीन नहीं होता, असंत ने तो बहुत पहले ही अपनी चाल चल दी थी। वो सच में सारी छोटी दुनियाओं को अपनी तरफ खींच सकता है। सिर्फ वो छोटी दुनियाएं बच गई जो किनारे पर थीं। ए फ्लैट हम क्या करें? बहुत से गु इमॉर्टल्स को अब पछतावा होने लगा था। अगर उन्हें यह पता होता तो वो इतनी जल्दी ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड ज्वाइन ना करते। बुक माउंटेन की चोटी पर यह जायंट सुन का हेवन एंड अर्थ लक मेथड है। कीन डिंगलिंग ने आ भरी, किस्मत तय होती है जबकि लक बदलता रहता है। लॉन्जेविटी हेवन ने कीमत की परवाह किए बिना लक सप्रेशन हेवनली पैलेस को यहां लाया। उन्होंने क्रेज डेमन केव की 8वीं परत के हेवन एंड अर्थ लक को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इसलिए ये सारी छोटी दुनियाएं उनकी तरफ खींची चली गई। आखिरकार ये एक वेनरेबल का तरीका है। फेरी यू जू ने आ भरी। भले ही वो लॉन्जेविटी हेवन का तरीका समझ सकती थीं, लेकिन उनके पास इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। इसका कारण सिर्फ ये नहीं था कि लॉन्जेविटी हेवन लक पाथ के मामले में हेवनली कोड से बेहतर था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये तरीका लक सप्रेशन हेवनली पलस द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इसे रोकने के लिए उन्हें पलस को नष्ट करना पड़ता, और लक सप्रेशन हेवनली पैलेस सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड के अंदर गहराई में छिपा हुआ था। अब जबकि सूडो वेनरेबल्स अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, कौन वहां पहुंचकर उसी नाश्त कर सकता था? हेवनली कोर्ट के पास कोई जवाब नहीं था, वो बस बैठकर इंतजार कर सकते थे। इस तरह हेवनली कोर्ट ने ज्यादातर म्यूटेंट गु इमॉर्टल्स को इकट्ठा कर लिया। उनके पास गिनती का फायदा था। लॉन्जेविटी हेवन को ज्यादातर छोटी दुनियाएं मिल गई। सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड तेजी से बढ़ रहा था और फैल रहा था। सिर्फ फैंग युआन की साइड सबसे कमजोर थी। इस दौरान ना तो उन्होंने ज्यादा म्यूटेंट गु इमॉर्टल्स को भारती किया और ना ही उन्हें ज्यादा छोटी दुनियाएं मिली। हेवनली कोर्ट ने म्यूटेंट गु इमॉर्टल्स को पलटवार करने का आदेश देना शुरू कर दिया। वो फ्रंट लाइन्स जो ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड के अंदर तक घुस गई थीं, अब उन्हें बाहर की तरफ धकेला जाने लगा। गु मास्टर्स सेना में इकट्ठे हो गए, पूरे बैटलफील्ड पर लड़ते और मारते हुए। इमॉर्टल्स हवा में लड़ रहे थे। ये एक घमासान युद्ध था। पत्थर का बंदर बू टियनकॉन्ग बिना किसी रोक टोक के घूम रहा था। अचानक एक दहाड़ के साथ वो वहीं पर गायब हो गया। फिर से ये मूव। बिंग झुओ की पलकें फड़क रही थीं। उसने तेजी से अपने आसपास देखा। कहाँ? वो कहाँ दिखेगा? लेकिन बू टियनकॉन्ग ने बिंग झुओ पर हमला नहीं किया, बल्कि वो शी जोंग के पीछे टेलीपोर्ट हो गया। खा मेरा मुक्का, बू टियनकॉन्ग चिल्लाया। शी जोंग ने जल्दी से अपना बचाव किया, लेकिन उसका डिफेंसिव किलर मूव तेजी से टूट गया। बू टियनकॉन्ग का मुक्का शी जोंग की छाती को चीरकर उसकी पीठ से बाहर निकल आया। बू टियनकॉन्ग ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए अपने शरीर को हिलाया। जैसे ही एक किलर मूव एक्टिवेट हुआ, शी जोंग फट गया और उसके टुकड़े हर तरफ बिखर गए। शी जोंग और बिंग झुओ रैंक 8 गु इमॉर्टल्स द, जबकि बू टियनकॉन्ग के पास भी रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल था। सोचो कि उसने 2 दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए शी जोंग को मार डाला। ये चाहे कोई भी फॉर्मेशन हो, मैं इसे उड़ाकर रख दूंगा। दूसरी तरफ रॉटिंग स्मेल विशस क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर नी क्वांग फंग चिल्लाया। रॉटन एग ग्रोटो हेवन के CHEH एगमन गो इमॉर्टल्स ने पुराने बैटल फॉर्मेशन रॉटिंग स्मेल विशस क्लाउड में खुद को ढालकर नी क्वांग फंग को कुछ समय के लिए फंसा रखा था। इस पॉइंट पर वो और नहीं टिक पाए क्योंकि वो अंदर से तोड़कर बाहर निकल आया। 6 एगमन गु इमॉर्टल्स ने इसके जवाब में खून थूका। वो या तो मर गए दी या घायल थे। और एक दूसरे बैटलफील्ड पर डुअन हु लू टोंगलन के खिलाफ लड़ रहा था। लू टोंगलन 8 एक्सट्रेमिटीज में से डेसिलेट एक्सट्रेमिटी थी, लेकिन वो असल में कमजोर पद रही थी। डुअन हु के हमले शक्तिशाली और जंगली। उसका शरीर एक पहाड़ की तरह सख्त था। जब वो टकराता तो ऐसा लगता था जैसे कोई पूरी दुनिया से टकरा गया हो। लू टोंगलन का नीला फीनिक्स टोटम किलर मूव लड़ाई में लगभग नाश हो चुका था। ये 3 इमॉर्टल्स पैदाइशी किस्मत के धनी हैं। वो क्रेज डेमन केव की 8वीं परत के लक चिल्ड्रन हैं। मूल रूप से येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड को भी ऐसा एक एक्सपर्ट पैदा करना चाहिए था, लेकिन अफसोस
फैंग युआन इन तीन इमॉर्टल्स के अस्तित्व के पीछे का कारण समझ गया। उसने अपनी नज़र पैराडाइज अर्थ की कब्र पर डाली। लक इंस्पेक्शन किलर मूव का इस्तेमाल करके उसने देखा कि पैराडाइज अर्थ की इस कब्र में पीली मिट्टी के पहाड़ जैसी विशाल किस्मत थी। वो स्थिर और अत्यंत घनी थी। इन दिनों फ्रंट लाइन्स पर हार के साथ फैंग युआन के बहुत से अधीनस्थ भी मारे गए थे, लेकिन फैंग युआन बर्फ की तरह शांत रहा। ये मौत के आंकड़े उसके लिए सिर्फ नंबर्स थे। ये मामला जितना लंबा खींचता उसके लिए उतना ही फायदेमंद था। फैंग युआन ने पैराडाइज अर्थ की कब्र के बारे में बहुत सारी गहराइयों को पहले ही समझ लिया था। पहले उसके पास अपना टूम अर्थ बनाने की काबिलियत नहीं थी, लेकिन अब वो सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में एक विशाल कब्रिस्तान बना सकता था जो अर्थवे के एक नोड का काम करेगा। फैंग युआन का ज्यादातर समय और एनर्जी यहां रिफाइनमेंट पाथ की गहराइयों को समझने में खर्च हो रहा था। आम गु इमॉर्टल्स इमॉर्टल गु को रिफाइन करते थे, जबकि लिमिटलेस डेमन वेनरेबल आसमान और जमीन की दुनिया को रिफाइन करता था। रिफाइनमेंट पाथ का ये अंतर अब फैंग युआन द्वारा तेजी से भरा जा रहा था। उसी इससे भारी परिणाम भी मिल रहे थे। साथ ही फैंग युआन को लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के इंतजामों की एक गहरी और साफ समझ मिल रही थी। वक्त आ गया है, फैंग युआन धीरे से बुदबुदाया। उसने अपनी गहरी पताल जैसी इन से दूर तक देखा। कड़ाक! एक हैरान कर देने वाली बिजली बैटलफील्ड पर गिरी। बैटलफील्ड पर मौजूद इमॉर्टल्स हैरान रह गए। एक पाल में बिजलियां एक जंगल की तरह गिरने लगी। इमॉर्टल्स को रुकना पड़ा और तुरंत पीछे हटना पड़ा। इसके बाद अलग अलग तीव्रता वाली मुसीबतें, ट्रिब्यूलेशंस, एक तूफान की तरह बरसने लगी, जो तीनों बड़े वर्ल्ड्स और उनकी सीमाओं पर हो रही थीं। बुक माउंटेन की चोटी पर कीन डिंगलिंग हैरान थी। ये क्या हो रहा है? कुछ अनुमान लगाने के बाद फेरी यूजू ने विश्वास से समझाया, यह लिमिटलेस डेमन वेनरेबल का तरीका है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब दुनिया का विलय एक खास स्टार तक पहुंच जाएगा तो मुसीबतें आएंगी। उसी समय फैंग युआन की नज़र उन मुसीबतों पर टिकी हुई थी जो बहुत दूर थीं। उसके दिमाग की गहराइयों में समझ की लहरें उठने लगी। सारी मुसीबतें आसमान और ज़मीन को रिफाइन करने के बेहतरीन तरीके हैं। गु इमॉर्टल्स अपने इमॉर्टल एपर्चर को मैनेज करते हैं। आम हालातों में उनके डाउ मार्क्स का मुख्य स्रोत मुसीबतें हाई होती हैं। जब गु इमॉर्टल्स सफलतापूर्वक एक मुसीबत पार कर लेते हैं तो उन्हें बड़ी संख्या में डाउ मार्क्स मिलते हैं। यह डाउ मार्क्स इमॉर्टल एपर्चर को बदल देंगे और वातावरण में बदलाव लाएंगे। यही आसमान और ज़मीन का रिफाइनमेंट है। इस तर्क को आगे बढ़ाते हुए सारी मुसीबतें रिफाइनमेंट पाथ के तरीके थे। फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया। इस पॉइंट पर दुनिया और आसमान ज़मीन के रिफाइनमेंट से जुड़ी रिफाइनमेंट पाथ की गहराइयों को उसने काफ़ी हद तक समझ लिया था। पहले मेरी किस्मत ने मुझे एक इशारा दिया था। एफ्लैटस मूव को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। फैंग युआन ने हेवंस एनवी इमॉर्टल गु को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। चैप्टर 2166 हेवन एनवीज हीरोइक जीनियसेस। आसमान में अफरा तफरी मची हुई थी। गु इमॉर्टल्स हर तरफ जोरदार लड़ाई कर रहे थे। जंगली हवाएं चल रही थीं। हवा के चक्के हर तरफ उड़ रहे थे। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क एक पल के लिए रुका। उसका शरीर हर तरफ से हवा के चक्कों से घिर गया था। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क के चौकोर चेहरे पर बर्फ जमी हुई थी। उसने ठंडी सांस ली और अपने अंदर से ढेर सारी क्रिस्टल फ्रॉस्ट की छोड़ दी, जिसने सारे हवा के चक्कों को नाश कर दिया। लेकिन अगले हाईपैल नी क्वांगफंग अचानक उसके सामने आ गया। नी क्वांगफंग पहले से ही एक हरा बवानदार था। वो एक गेंद में सिमट गया और उससे एक खौफनाक खिंचाव वाली ताकत निकलने लगी। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क बचना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो बवानदार में फंस गया। कुछ देर के लिए निकलना नामुमकिन था। अरे नहीं! आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क का चेहरा बदल गया। ए फ्लैट एक्सट्रीम आइस क्रिस्टल लाइट इमॉर्टल सप्रेशन कॉफन इस्तेमाल करने में बहुत देर हो चुकी थी। आमतौर पर किलर मूव जितना मजबूत होता, उसी इस्तेमाल करने में उतना ही ज्यादा समय लगता। नी क्वांगफंग से लड़ते वक्त आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क को यह मूव इस्तेमाल करने का समय या मौका ही नहीं मिल पाया। इस जरूरी पाल में यह मूव अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। जब लड़ाई बराबरी पर हो तो इस मूव को इस्तेमाल करना दुश्मन को अपनी कमजोरियां दिखाने जैसा था। अगर वो इस्तेमाल कर भी लेता और दुश्मन सतर्क होता तो असर फैसला को नहीं होता। ही ये है मेरा सिग्नेचर किलर मूव, जानसूख हवा का बवानदार। मैंने इसे बनाने में 30 साल लगाए और फिर 100 साल इसे मॉडिफाई करने में। आज तक इस मूव से कोई नहीं बचा और तुम भी कोई एक्सेप्शन नहीं होगे। नी क्वांगफंग जोर से हंसने लगा। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क का चेहरा गंभीर था। अब बचना नामुमकिन था। वो सिर्फ अपने डिफेंसिव किलर मूव्स को पूरी ताकत से एक्टिवेट कर सकता था।
आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क दर्द से चिल्ला उठा। पहले उसके हाथ नी क्वांगफंग के शरीर में खींच गए। भले ही वो मोट आइस क्रिस्टल से ढके हुए थे, लेकिन वो कुछ ही पाल टिक पाए और फिर टूटकर बिखर गए। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क के हाथ सीधे टुकड़ों में बदल गए। इसके बाद आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क के शरीर की बारी थी। वो तो गया। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क इस पल निराश हो गया, लेकिन अचानक काली बिजली की एक लकीर नीचे गिरी। नी क्वांगफंग सीधे इसकी चपेट में आ गया और उसी भारी झटका लगा। उसकी खींचाव वाली ताकत एक पाल के लिए रुक गई। नी क्वांगफंग के हवा के गोले वाले बवांदार की रफ्तार बहुत कम हो गई। हरे रंग की हवा के अंदर काली स्याही जैसा एक बड़ा हिस्सा करप्ट हो गया था। फिर से मुसीबतें शुरू हो गईं। नी क्वांगफंग ने अपने दांत पीसे। कुछ दिन पहले से ही अलग अलग बड़े वर्ल्ड्स के हर कोने में मुसीबतें आने लगी थीं। खासकर उन जगहों पर जहां ज्यादा गू इमॉर्टल्स दी, वहां ज्यादा मुसीबतें आती थीं। फ्लैट जब बैटलफील्ड पर बहुत सारे गू इमॉर्टल्स घमासान लड़ाई कर रहे थे, तो यहां बहुत सारी मुसीबतों का आना अजीब नहीं था। नी क्वांगफंग का ध्यान फिर से आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क पर गया। मार जा। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने खुद को छुड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नी क्वांगफंग की खींचाव वाली ताकत से बच नहीं पाया। वो इंच दर इंच नी क्वांगफंग के शरीर में खींचता चला गया। वो तो गया। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क इस पल फिर से निराश हो गया, लेकिन अचानक काली बिजली की एक लकीर नीचे गिरी। कड़ाक। काली बिजली नी क्वांगफंग पर जा गिरी। नी क्वांगफंग फिर से जम गया। हरे बवांदार में काला रंग और भी गहरा हो गया। ये मुसीबत इतनी मजबूत है, ये मुझे इतना घायल कर सकती है। नी क्वांगफंग ने आह भरी और आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क पर गुर्राया, लेकिन तुम बच नहीं सकते, तुम्हारी जिंदगी मेरी है। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क फिर से बवांदार में खिंच गया। लगता है मेरी जिंदगी सच में यहीं खत्म होने वाली है। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने फिर से आह भरी, लेकिन इसी पाल काली बिजली की एक लकीर नी क्वांगफंग पर आ गिरी। नी क्वांगफंग की हरकतें जम गईं। बवांदार मट गया और ऐसा लगा जैसे वो फट जाएगा। क्या हुआ? इस मुसीबत को क्या हो गया है? ये लगातार 3 बार मुझ पर ही क्यों गिरी? मैं आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क के इतना करीब हूं, फिर भी उस पर एक बार भी नहीं गिरी। क्या उसकी किस्मत इतनी अच्छी है? मुझे यकीन नहीं होता। मैं इसे अपने साथ ही खींच लूंगा। कड़ाक। काली बिजली नीचे गिरी, सीधे नी क्वांगफंग पर। नी क्वांगफंग को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं फिर से कोशिश करूंगा। कड़ाक। मुझे यकीन नहीं होता, मैं इसे खींच कर रहूंगा। कड़ाक कड़ाक कड़ाक। नी क्वांगफंग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे जैसे काली बिजलियां गिरती रहीं, वो बिना किसी चूक के उसके सर पर ही गिर रही थीं। नी क्वांगफंग का शरीर लगभग टूटने वाला था। वो अब आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क को और नहीं खींच पा रहा था। आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क ने मौके का फायदा उठाया और पीछे हट गया। तेजी से नी क्वांगफंग से दूर चला गया। मैं सच में बच गया? आखिर हो क्या रहा है? आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क बचने की खुशी में था। वो हैरानी और आश्चर्य से भरा हुआ था। दूर काली बिजली लगातार नी क्वांगफंग पर गिरती रही। नी क्वांगफंग जहां भी जाता, काली बिजली जैसे उसी ही टारगेट कर रही थी। नहीं, सिर्फ काली बिजली नहीं, जल्द ही खून के ड्रैगन्स और सुरमई आत्माओं जैसी मुसीबतें भी नी क्वांगफंग के पास आने लगी। नी क्वांगफंग पागल हो रहा था। इस पल उसी लगा जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। हाँ, मुसीबतें दूसरे गू इमॉर्टल्स पर भी गिर रही थीं, लेकिन नी क्वांगफंग इन मुसीबतों की सबसे ज्यादा दुश्मनी झेल रहा था। जब आइस क्रिस्टल इमॉर्टल मोनार्क खुद को ठीक कर रहा था, उसने देखा और एक और शख्स को पाया जो नी क्वांगफंग जैसी ही स्थिति का सामना कर रहा था। वो था पत्थर का बंदर बू टियनकॉन्ग। ये बदकिस्मत बंदर इस वक्त सॉलिड रॉक वॉरियर जैसे कई रैंक 8 गू इमॉर्टल्स से लड़ रहा था। अनगिनत चमगादड़ और सफेद उड़ते सारस उस पर हमला कर रहे थे, जिससे पत्थर के बंदर के हमले बिगड़ रहे थे और उसकी रिदम टूट रही थी। भले ही सॉलिड रॉक वॉरियर और बाकी लोग भी मुसीबतों से प्रभावित थे, अनपढ़ कम हमले हो रहे थे और उन्हें पलटवार करने का मौका मिल गया। पत्थर का बंदर बहुत परेशान था। इस स्थिति में वो सिर्फ हमले से बचाव पर उतर सकता था। बुक माउंटेन की चोटी पर। ये क्या हो रहा है? कीन डिंगलिंग खड़ी हो गई, उसका चेहरा बदल चुका था। बुक माउंटेन इंफॉर्मेशन पाथ का एक सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ था। हेवनली कोड के तरीके की वजह से वो दोनों बैटलफील्ड्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था। इसलिए भले हाई कीन डिंगलिंग हेडक्वार्टर्स में थी, उसने बैटलफील्ड्स में हो रहे बदलावों को जल्दी से देख लिया। इस वक्त तक हेवनली कोड की सेना सेवज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड और येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड में घुस चुकी थी। सेवज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड में मुसीबतें ताकत और संख्या दोनों में काफी कम थीं। ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड में आम संख्या में मुसीबतें थीं,
लेकिन येलो अर्थ ग्रेट वर्ल्ड साफ तौर पर असामान्य था। न सिर्फ वो ज्यादा गंभीर द बल्कि वो नी क्वांगफंग और बू टियनकॉन्ग को भी टारगेट कर रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? कीन डिंगलिंग असमंजस में और हैरान थी। फेरी यूजू ने बहुत पहले ही अपना अनुमान लगाना शुरू कर दिया था। नतीजा मिलने के बाद उसने कहा, कमाल का मूव है, ये जरूर फैंग युआन का काम है। ये रहस्यमयी किलर मूव आसमान और जमीन की आफतों और मुसीबतों को बढ़ा सकता है और उन टारगेट्स को पहले चुनता है जिनके पास सबसे ज्यादा काबिलियत और टैलेंट हो। नी क्वांगफंग और बू टियनकॉन्ग क्रमशः छोटी दुनिया और ग्रीन लोटस ग्रेट वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्रेज डेमन केव की 8वीं परत के सभी निवासियों में से सबसे ज्यादा पैदाइशी किस्मत वालों में से 2 हैं। इसलिए उन्हें खास तौर पर टारगेट किया गया। ये कहते हुए फेरी यूजू का चेहरा अचानक बदल गया। इस किलर मूव की रंगें तेजी से बढ़ रही है, ये यहां तक पहुंच चुका है। अरे नहीं! कीन डिंगलिंग का चेहरा एक बार फिर बदला और उसने अपना सर उठाकर ऊपर देखा। बुक माउंटेन के ऊपर मुसीबत के बादल गरज रहे थे। पूरे आसमान को 10,000 ली से भी ज्यादा मोती पाटन से ढक रहे थे। मुसीबतें अभी भी बढ़ रही हैं, ये क्या हो रहा है? कीन डिंगलिंग ने दांत पीसे। उसके जैसी शख्सियत भी अपने ऊपर मंडरा रहे मुसीबत के बादलों से एक खौफनाक ताकत महसूस कर रही थी। फेरी यूजू का चेहरा गंभीर था। ये मुसीबत फेरी फंग या को टारगेट कर रही है। उसके पास टैलेंट गू है। वो लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के इंतजाम को अपनी पूरी काबिलियत से समझने के लिए बैंड दरवाजे के पीछे मेडिटेशन कर रही है। जब विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स अनुमान लगाते हैं तो वो खुद को भी एक्सपोज कर रहे होते हैं। इसलिए आसमान और जमीन ने फेरी फंग या के अस्तित्व का पता लगा लिया और उसी मिटाने के लिए एक मुसीबत बनाना शुरू कर दिया। फैंग युआन का रहस्यमयी किलर मूव हमारे हेवनली कोर्ट पर हमला करने के लिए लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के इंतजाम का इस्तेमाल कर रहा है। वो सच में बड़ा जालिम है। कीन डिंगलिंग ने गुस्से में कहा, लेडी यूजू, मुझे डिवाइन एम्परर सिटी को फ्रंट लाइंस पर ले जाने की इजाजत दीजिए ताकि मेन फैंग युआन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकूं, ताकि वो इस मूव को आसानी से इस्तेमाल ना कर सके। नहीं, फैंग युआन यही तो चाहता है। फेरी यूजू ने अपना सर हिलाया और एक मजबूत रवैये से कहा, अभी सबसे जरूरी है फेरी फंग या को बचाना। हम अपना फॉर्मेशन जमा करेंगे और मुसीबत का सामना करेंगे। हम फेरी फंग या को अनुमान लगाने के लिए सबसे बेहतरीन माहौल देंगे। लगभग उसी समय लक सप्रेशन हेवनली पैलेस में इमॉर्टल ज़ॉम्बी जाइंट सुन ने भी फैंग युआन का तरीका महसूस किया। उसने हैरानी से तारीफ की, इस तरीके में हेवन पथ की गहराइयां हैं। ये मेरी उम्मीद से परे है कि फैंग युआन हेवन पाथ कल्टिवेट कर रहा है। पता नहीं इस मूव का नाम क्या है? HMPH डेसोलेट एक्सट्रीमिटी जाओ हुओ ने नाखुशी से कहा, फैंग युआन पहले ही हमारे साथ अलाइंस कर चुका है, फिर भी वो ये मूव हमारे सेवज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड पर भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण हमारे अधीनस्थ भी इसके असर का सामना कर रहे हैं। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जाइंट सुन हल्का सा मुस्कुराया। जब हमने अलायंस एग्रीमेंट किया था उसने इस बारे में पहले ही सोच लिया था, इसलिए उसने लूपहोल का इस्तेमाल किया और हमारे अलायंस को नहीं तोड़ रहा है। आखिरकार यह मूव मुख्य रूप से गू इमॉर्टल डुआनहू को टारगेट कर रहा है, लेकिन हमारे गू इमॉर्टल्स मुसीबत से कमजोर हो रहे हैं, ये सच है। जाओ ह्यूओ ने कहा। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जाइंट सुन ने सर हिलाया। उसकी नज़र और गहरी हो गई। वो मुझे एक्शन लेने के लिए मजबूर कर रहा है। हाँ, बहुत दिलचस्प है। तो फिर मैं इस तरीके से निपटने के लिए अपनी चाल चलूंगा। मास्टर, हॉल में मौजूद सभी गू इमॉर्टल्स चिंता से चिल्लाए। इमॉर्टल ज़ॉम्बी जाइंट सुन ने अपना हाथ हिलाया। चिंता मत करो, फेट वॉर बहुत पहले खत्म हो चुकी है। मेरी ताकत लगातार वापस आ रही है। इसके अलावा मैं अब एक्शन सिर्फ फैंग युआन के किलर मूव से निपटने के लिए नहीं ले रहा हूं, बल्कि दुनिया के ऑपरेशंस में हिस्सा लेने के लिए भी। मेन लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के इंतजामों को और गहराई से देखना चाहता हूं। अगले हाईपैल लक सप्रेशन हेवनली पैलेस से एक रोशनी का स्तंभ आसमान की तरफ उठा। वो शानदार और शक्तिशाली था, सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। बहुत अच्छा, लॉन्जेविटी हेवन ने एक्शन ले लिया। फैंग युआन ने जल्द हाई सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड में हुई हलचल को महसूस कर लिया। उसने उधर देखा। उसकी नज़र एक लंबी दूरी तय करके सेवेज विल्डरनेस ग्रेट वर्ल्ड का विश्लेषण कर रही थी। लॉन्जेविटी हेवन के पास सच में एक ट्रम्प कार्ड था। इस पैल लक सप्रेशन हेवनली पैलेस एक्टिवेट हुआ और उसमें लक पथ की ओरा हो पड़ी। ये असर दुनिया के ऑपरेशंस में मिल गया। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के इंतजामों के साथ जुड़कर छोटी दुनिया के विलय को और तेज कर रहा है। नहीं, इसमें ऑल लिविंग बीइंग्स लक का तरीका भी इस्तेमाल हो रहा है। लॉन्जेविटी हेवन के अधीनस्थ म्यूटेंट गू इमॉर्टल्स का ख्याल रखा जा रहा है। वो अब मुसीबतों से कम दबाव महसूस कर रहे हैं।
फैंग युआन ने कुछ देर तक देखा और उसी काफी गहरी जानकारी मिली। अपने मौजूदा लेवल पर वो पहले ही अपनी बुनियाद का इस्तेमाल करके दूसरे पाथ्स की समझ हासिल कर सकता था। अभी सिर्फ इमॉर्टल ज़ॉम्बी जायंट सुन के एक मूव को देखकर फैंग युआन ऑल लिविंग बीइंग्स लक और हेवन एंड अर्थ लक की बहुत सी गहराइयों का अनुमान लगा सकता था। जो मूव फैंग युआन ने एक्टिवेट किया था उसका नाम था हेवन एनवीज हेरोइक जीनियसेस। इसने हेवंस एनवी इमॉर्टल गू को कोर के रूप में इस्तेमाल किया और उन लोगों को टारगेट किया जिनके पास अद्भुत प्रतिभा थी। मूल रूप से फैंग युआन यह मूव वेनरेबल्स पर इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अब ये एक शानदार समय पर इस्तेमाल हुआ। इसने लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के इंतजामों को पूरा किया और उसकी शक्ति का इस्तेमाल करके इस मूव को अलग अलग बड़े वर्ल्ड्स में फैला दिया, इसकी ताकत को और बढ़ा दिया। चैप्टर 2167 वुडन स्टैचू लॉर्ड वू ग्वांग। कुछ देर पहले ही बारिश हुई थी। नॉर्दर्न प्लेन्स का आसमान हल्का सफेद था, बिल्कुल साफ दिख रहा था। एक गू इमॉर्टल अपनी ऊंचाई कम करके जमीन से सिर्फ कुछ फीट ऊपर तेजी से उड़ रहा था, नीचे के इलाके को स्कैन करते हुए, जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। यह गू इमॉर्टल नंगे सीने था, उसका शरीर सुडौल और मसल्स उभरे हुए थे। उसका चेहरा साधारण था, नाक तीखी और होठ भींचे हुए, जिससे एक दृढ़ इंसान का प्रभाव पड़ता था। उसने जमीन पर उगी हरी भरी घास को देखा, उसकी नजर में हरा भरा मैदान भर गया। लेकिन ध्यान से देखने पर उसने पाया कि घास के नीचे की जमीन फटी हुई और टूटी हुई थी। यहां कुछ तो गड़बड़ थी। क्योंकि इस नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल ने यहां कुछ अजीब महसूस किया था, वो जांच पड़ताल करने आया था। ए फ्लैट तक वो सोली की रंगे में जांच कर चुका था। अचानक जमीन की दरार में एक हरा साया चमका। मिल गए। नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल की एड़ी चमक उठी, वो तेजी से नीचे उड़ा। उसके चारों तरफ एक सुरमई साया था, वो एक बाज की तरह अपने शिकार पर झपटने को तैयार था। रंबो। नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल सीधे जमीन से टकरा गया, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ, पत्थर उड़े और घास झटके से हवा में लहरा गई। गू इमॉर्टल ने एक हाई हमले में निशाना लगा दिया। अगले हाई पैल उसकी एड़ की पुतलियां सिकुड़ गईं। जमीन फट गई, मिट्टी के नीचे से एक विशाल शरीर दिखाई दिया। ये एक बड़े पीले ड्रैगन जैसा लग रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर वो ड्रैगन नहीं बल्कि एक जिनसेंग का विशाल ताना था। जिनसेंग का ताना पीले रंग का था, झुर्रियों से भरा हुआ और लोगों को बड़ी ताकत का एहसास दे रहा था। भले ही यूएस पर हमला हुआ था, जिनसेंग के तने से एक खौफनाक ताकत निकली, जैसे कोई विशाल ड्रैगन अपना शरीर पलट रहा हो। बूम बूम, आसपास की जमीन फिर से फट गई, घास और मिट्टी बिखर गए। नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल इस हरकत से दूर जा गिरा। वो हवा में ऊपर उठा और पूरे जिनसेंग को देखा। आसपास के सोली के इलाके में पीली जिनसेंग की जड़ें मिट्टी से बाहर निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे एक जंगल उगाया हो। कई सौ जड़ें जो पीले ड्रैगन्स जैसी लग रही थीं। उन्होंने नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल पर दीवानों की तरह हमला कर दिया। गू इमॉर्टल ने एक गहरी सांस ली। उसके शरीर के चारों तरफ सुरमई साए दिखने लगे। सुरमई सायों के आवरण में उसका शरीर एक साए की तरह धुंधला हो गया। वो कभी ठोस तो कभी अदृश्य हो रहा था। जैसे ही जिनसेंग की जड़ें उसके शरीर पर पड़ीं, वो उसके आर पार निकल गईं जैसे वो कोई भ्रम हो। कोई असर नहीं हुआ। नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल झील में चांद की तरह था। पानी चाहे कितना भी हिलोरे मारे, उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इस तरह गू इमॉर्टल ने खुद को संभाला और अपने हमले की तैयारी शुरू कर दी। जैसे हाई किलर मूव इस्तेमाल हुआ, पुराने पेड़ों के आकार के हरे सुरमई लकड़ी के कांटे जिनसेंग की जड़ों में घुस गए, उन्हें जमीन पर अटैक दिया। गू इमॉर्टल इस मूव का इस्तेमाल करता रहा और आसपास की जिनसेंग की जड़ें कम होती गईं। क्या शानदार चीज है। इस नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमॉर्टल का नाम वू ग्वांग था। वो एक रैंक 7 वुडपाथ गू इमॉर्टल था, जिसे वुडन स्टैचू लॉर्ड का खिताब मिला था। उसने कुछ देर तक जिनसेंग की जड़ों को देखा। उसकी नजर में गर्मी बढ़ती जा रही थी। ये पीला जिनसेंग एक रहस्यमय उत्पाद था। यहां तक कि वुडपाथ कल्टिवेटर वू ग्वांग भी इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। लेकिन यह काफी आम स्थिति थी। पांचों रीजन्स के मिलने के बाद अर्थ वेन्स गरज उठी और की टाइड्स हो पड़ीं। बड़ी मात्रा में कल्टिवेशन रिसोर्सेज एक एक करके सामने आए, जिनमें से कई अजीब और रहस्यमय चीजें थीं। ये कदीम बंजर पौधा उनमें से एक था। इसे वुडन स्टैचू लॉर्ड वू ग्वांग ने इत्तेफाक से ढूंढा था। इस विशाल जिनसेंग की कीमत अनमोल थी। अगर वू ग्वांग इसे सफलतापूर्वक हासिल कर लेता तो ये लंबे समय तक आमदनी का एक लाभदायक स्रोत होता। लेकिन एक जंगली कदीम बंजर पौधे को काबू करना आसान नहीं था, अन्य बंजर पौधों के मुकाबले जिन्हें बीज से उगाया जाता था। एक कदीम बंजर पौधे को काबू करने के लिए एंस्लेवमेंट पथ के तरीकों की जरूरत थी। यह वू ग्वांग की महारत नहीं थी। लेकिन वो अभी ज्यादा नहीं मांग रहा था।
वो इस विशाल जिनसेंग को मारकर बड़ी मात्रा में इमॉर्टल मटेरियल्स हासिल करना चाहता था। अगर ये मामला लंबा खींचता तो समस्या हो सकती थी। वो इस वक्त हुवांग जिन ब्लडलाइन कबीलों के इलाके में था। अगर उन्होंने उसी ढूंढ लिया तो अकेले इमॉर्टल वू ग्वांग को कोई फायदा नहीं होता। इमॉर्टल किलर मूव, डिकेइंग वुड इन डेथ। जब वू ग्वांग के आसपास की जड़ें एक हद तक पतली हो गईं, तो वू ग्वांग ने दोनों हाथों से धक्का दिया। एक जोर से धमाका सुनाई दिया। एक सुरमई रोशनी का स्तंभ आसमान को चीरते हुए जिनसेंग के तने पर जा गिरा। जिनसेंग के तने पर एक बड़ा छेद बन गया। रोशनी के स्तंभ ने उसी तुरंत चीर दिया। जो जड़ें अभी भी वू ग्वांग पर हमला कर रही थीं, उनकी सारी ताकत जैसे चली गई हो। वो कमजोर कीड़ों की तरह जमीन पर गिर गईं। उनमें पहले जैसी ताकत नहीं रही। खत्म हुआ। वू ग्वांग हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। रंबल। अगले हाइपाल, जमीन जोर से हिलने लगी जैसे आसमान और जमीन पलट रहे हों। 1000 जिनसेंग की जड़ें एक साथ प्रकट हुईं। वो ऊंची और शक्तिशाली थीं, हर 100 फीट से भी ऊंची थी। जड़ें पूरी जगह भर गईं और उनका साया वू ग्वांग के शरीर पर पड़ने लगा। वू ग्वांग ये जानकर बहुत हैरान हुआ कि जिस जिनसेंग के तने को वो पहले देख रहा था, वो पूरे पौधे की सिर्फ एक बड़ी शाखा थी। ये कदीम बंजर पौधा शायद 10,000 साल पुराना है। यह रैंक 8 के बहुत करीब है। ये एक कदीम बंजर पौधे के चरम पर है। वू ग्वांग गहरी सोच में डूब गया। अनगिनत जड़ें नीचे आ गिरीं। वू ग्वांग ने तेजी से उनसे बचने की कोशिश की, लेकिन उसी पाल जिनसेंग के किसी हिस्से में रहने वाले जंगली इमॉर्टल गू ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे वू ग्वांग की गति तेजी से कम हो गई। वू ग्वांग एक साथ कई जड़ों से टकरा गया। जरूरी पाल में सुरमई साए फिर से प्रकट हुए। 1000 जिनसेंग की जड़ें विशाल कोड़ों की तरह टूट पड़ीं, हवा को चीरती हुई बड़े बड़े शॉक वेव्स पैदा कर रही थीं। वू ग्वांग का शरीर जोर से कांप रहा था। उसका इमॉर्टल एसेंस बहुत तेजी से खर्च हो रहा था। अरे नहीं! वू ग्वांग मौत की आहट महसूस कर सकता था। इस रफ्तार से उसका इमॉर्टल एसेंस स्टोरेज खाली हो जाएगा। भले ही वो एक डिफेंसिव मेथड पर निर्भर होकर जिंदा रहने में कामयाब रहा, इस डिफेंसिव किलर मूव में एक बड़ी कमी थी। एक बार एक्टिवेट होने पर गू इमॉर्टल हिल नहीं सकता था। उन्हें एक ही जगह पर रहना पड़ता था। वू ग्वांग फिर से खतरे में पड़ गया। सिचुएशन बहुत तेजी से बदली। अगले हाइपाल, वो जिंदगी और मौत के कागार पर था। वू ग्वांग अंदर से कड़वाहट महसूस कर रहा था। वो कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी हो गया था। उसने सिचुएशन की ठीक से जांच नहीं की थी। असल में जिनसेंग जमीन के नीचे चल रहा था। वू ग्वांग के लिए उसी ढूंढना और सतह पर आने के लिए मजबूर करना आसान नहीं था। अगर उसी पूरी जांच करनी पड़ती, तो जब तक वो खत्म करता, जिनसेंग जमीन में भाग चुका होता। फ्लैट कुछ कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। सोचा नहीं था कि मैं, वू ग्वांग, एक कदीम बंजर पौधे के हाथों मरूंगा। जैसे ही उसका इमॉर्टल एसेंस सूखने लगा, वू ग्वांग निराश होने लगा। उसी पाल, एक खूंखार बाघ ने हमला कर दिया। बाघ काले रंग का था और उससे एक धात्विक चमक निकल रही थी। वो एक पहाड़ की तरह विशाल था और उसके पंजे तीखे और शक्तिशाली थी। उसने आसानी से जिनसेंग की जड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो अद्भुत रूप से खूंखार था। ये कौन सा कदीम बंजर जानवर है? नहीं, रुको, ये एक किलर मूव है। वू ग्वांग अपनी उल्फाड़े देखता रहा, हैरान और उत्सुक महसूस करते हुए। काला बाघ जिनसेंग की जड़ों से लड़ रहा था। दोनों बराबरी पर अटैक गए थे। रंबल। अगले हाइपाल, जमीन फिर से कांपी। जिनसेंग की जड़ें अचानक सीधी हो गईं और फिर एक जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर गईं। अब दोबारा नहीं हिलीं। क्या? इस रहस्यमयी कदीम बंजर पौधे को किसी ने एक हाई मूव में मार डाला? वू ग्वांग हैरान था। उसकी अंदर की चिंता और भी गहरी हो गई। अक्सर इंसान जानवरों या पौधों से कहीं ज्यादा डरावने होते हैं। वू ग्वांग को यह सोचने की जरूरत नहीं थी कि जिस गू इमॉर्टल ने इस कदीम बंजर पौधे को मारा था, वो बहुत शक्तिशाली था, बेहद शक्तिशाली। जब वू ग्वांग मौत से बचा, उसने एक हरे चोगे वाले गू इमॉर्टल को देखा। वू ग्वांग इस शख्स को जानता था। उसने तुरंत अपने हाथ जोड़े। तो तुमने मेरी जान बचाई, चेन चेंग। गू इमॉर्टल चेन चेंग ने अपना हाथ हिलाया। मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था। जिसने तुम्हारी जान बचाई, वो मेरे मालिक हैं। मालिक? तुम किसके सेवक बन गए? वू ग्वांग हैरान था। इसी पाल, जमीन फटी और एक आकृति हवा में उड़ गई। वू ग्वांग अपनी उल्फाड़े इस महिला इमॉर्टल को देखता रहा। उसने आधा मास्क पहना हुआ था जो उसके चेहरे के निचले हिस्से को ढक रहा था। उसकी भुएं तीखी थीं और उसकी ऊँग में एक तेज रोशनी चमक रही थी। उसने एक काले सुनहरे रंग का कवच पहना हुआ था जिसके चारों तरफ एक हावी होने वाली औरत थी, जो अपने दुश्मनों को डरा रही थी।
जो जमीन के अंदर घुसकर यूएस रहस्यमयी जिनसेंग को मारने वाली थी, वो ही लूलैन थी। रो काला बाघ दहाड़ा और उसके पास वापस आ गया। ही लूलैन की त्वचा पर एक टैटू में बदल गया। ये टोटम किलर मूव था, डार्क कैपिटल स्ट्रेंथ टाइगर। वू ग्वांग ने यह मूव ना कभी देखा था और ना ही सुना था। ये दृश्य देखकर उसकी हैरानी और बढ़ गई। हे लूलैन ने एक एंगल से नीचे उसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें बचाया, तुम इसका एहसान कैसे चुकाओगे? वू ग्वांग का शरीर कांप गया। उसने जल्दी से अपना आभार व्यक्त किया। मैं जान बचाने का कर्ज कभी नहीं भूलूंगा। पता नहीं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आप जो भी कहेंगी मैं उसी पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ही लूलैन हंसी और चेन चेंग की तरफ देखा। लगता है तुम इसे जानते हो। इस शख्स का क्या काम है? चेन चेंग, मालिक, हम क्रेसेंट मून माउंट जा रहे हैं यिन वू के को चैलेंज करने। इस शख्स का उससे गहरा रिश्ता है, ये रास्ता दिखा सकता है। वू ग्वांग ने जल्दी से जोड़ा। मैं भाई यिन से परिचित हूं, लेकिन चैलेंज। चेन चेंग मुस्कुराया और समझाया, मालिक ने अपनी कल्टीवेशन में सफलता हासिल की है। वो दुनिया के एक्सपर्ट्स को चैलेंज करने के लिए सिकल्शन से बाहर आई हैं। वो अलग अलग प्रतिभाओं से भिड़ना चाहती हैं। मैं उनसे हार गया और समझौते के अनुसार मैं उनका सेवक बन गया। वू ग्वांग ने एक गहरी सांस ली। तो ये बात है। वो हिचकिचा रहा था। यिन वू के उसका अच्छा दोस्त था। अगर यूएसईवाईज एक्सपर्ट को अपने दोस्त के पास लड़ाई के लिए ले जाना पड़ा, नतीजा चाहे जो भी हो, उसी बहुत परेशानी महसूस होगी। लेकिन ही लूलैन ने वू ग्वांग की भावनाओं की परवाह नहीं की। उसने कहा, रास्ता दिखा। वू ग्वांग अंदर से कांप गया। हे लूलैन के लहजे में एक ऐसी हुकूमत थी जिसे इनकार नहीं किया जा सकता था। वू ग्वांग को यकीन था कि अगर उसने उसकी नाफरमानी की तो उसका अंजाम भी पहले वाले जिनसेंग जैसा होगा। कृपया मेरे पीछे आइए, एहसान करने वाली और चेन चेंग। अपनी जान बचाने की चाह में वू ग्वांग ने रास्ता दिखाना शुरू किया। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर दूधिया सफेद समुंदर का पानी ज्वार भाटा के साथ उठ गिर रहा था। समुंदर घने कोहरे से ढाका हुआ था। कोई अपनी 5 उंगलियां तक नहीं देख सकता था। इस दूधिया सफेद कोहरे में अनगिनत लोग हर वक्त तेजी से घूमते हुए लग रहे थे। शी जोंग का दिमाग पूरी तरह से अस्तर व्यस्त था। वो उलझा हुआ और बेहोश सा था। वो कभी समुंदर के पानी में डूब जाता तो कभी सफेद कोहरे में तैरता। उसी धुंधली सी एक आवाज सुनाई दे रही थी जो उसी पुकार रही थी, शी जोंग, जब तुम जाग ही गए हो तो बाहर क्यों नहीं आ रहे? इसलिए वो इस आवाज का पीछा करते हुए समुंदर से बाहर निकलकर किनारे पर आ गया। वो बिल्कुल नंगा था, उस पर कोई कपड़े नहीं थे। ह्यूमन सी से निकलने के बाद वो अचानक होश में आ गया। अपने आसपास घने सफेद कोहरे और समुंदर को देखते हुए उसने अपने शरीर को चेक किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मेन तो मर चुका था ना? शी जोंग, तुम मालिक के सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ ह्यूमन सी में फिर से जिंदा हो गए हो। लेकिन तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल खत्म हो गया है। तुम एक मोर्टल हो और तुम्हें शुरू से फिर कल्टिवेट करना पड़ेगा। जिस गु इमॉर्टल ने यूएसईवाई बाहर निकला था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शी जोंग बेजुबान सा हक्का बक्का रह गया। कुछ देर बाद वो जमीन पर गिर गया और किनारे पर घुटने टेक दिए। मैं फिर से जिंदा हो सका, ये सब मालिक की दया और उदारता की वजह से है। शी जोंग ने अपना सर उठाया और चिल्लाया। उसके चेहरे से उत्साह के आंसू बह रहे थे। चैप्टर 2168 यूनिफाइंग ह्यूमन एंड गु फैंग युआन के क्रेज डेमन केव में प्रवेश करने से पहले ही सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ ह्यूमन सी पूरा हो चुका था। पूरे ह्यूमन सी को बनाने के लिए फैंग युआन ने अनगिनत इंसानों की हत्या का आदेश दिया था। उसके हाथों पर अनंत पाप और खून था, लेकिन उसने अपना लक्ष्य भी हासिल कर लिया था क्योंकि यूएसईवाई इस पहल उम्मीद के अनुसार परिणाम मायल थे। साफ जाहिर है, अगर ये खबर कि मारे हुए गु इमॉर्टल्स ह्यूमन सी के जरिए फिर से जिंदा हो सकते हैं उसके अधीनस्थों के बीच फैल जाती तो फैंग युआन की सेना के हौसले में भारी बढ़ोतरी होती। सच तो यह था कि उसके पिछले जीवन के 500 सालों में ह्यूमन सी सक्लूडेड डोमेन को ईस्टर्न सी के शिया क्लैन द्वारा इस्तेमाल किया गया था। फैंग युआन के 500 साल के पहले जीवन में जब शिया क्लैन के गु इमॉर्टल्स बाहर मर जाते थे तो वो सच में नहीं मरते थे, वो ह्यूमन सी से फिर से जिंदा हो सकते थे। भले ही उनके इमॉर्टल गु और इमॉर्टल एपर्चर की जमा पूंजी खो जाती थी, लेकिन वो अपना कल्टिवेशन लेवल और इमॉर्टल एपर्चर खुद बरकरार रखते थे। ईस्टर्न सी के शिया क्लैन ने इस वजह से बहुत नाम कमाया। आगे चलकर उन्होंने सदर्न बॉर्डर पर हमला कर दिया। सदर्न बॉर्डर के गु इमॉर्टल्स ने शिया क्लैन के खिलाफ लड़ाई की। समय के साथ उन्हें शिया क्लैन की बुनियाद के बारे में पता चल गया। आखिर में चाय क्लैन ने ह्यूमन सी की नकल करके अपना खुद का ह्यूमन माउंटेन सक्लूडेड डोमेन बनाया। उसके पिछले जीवन के 500 सालों में
फेट गू सिर्फ क्षतिग्रस्त हुआ था लेकिन पूरी तरह नाश नहीं हुआ था। ए फ्लैट, फेट गू पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसलिए ह्यूमन सी गू इमॉर्टल्स को बहुत कम मुश्किल से जिंदा कर सकता था। लेकिन फैंग युआन ने अनगू इमॉर्टल्स को जो फिर से जिंदा हुए उन्हें तुरंत गू इमॉर्टल नहीं बनने दिया। पहली बात, एक गू इमॉर्टल को उसके कल्टिवेशन लेवल के साथ जिंदा करने में ह्यूमन सी का बहुत खर्च होता। कुछ इस्तेमाल के बाद उसी इसकी पूर्ति के लिए भारी संख्या में इंसानों और वेरिएंट ह्यूमंस का कत्ल करना पड़ता। ऐसा नहीं था कि फैंग युआन ये नहीं कर सकता था, लेकिन ये झंझट वाला काम था। साथ ही अगर ये गू इमॉर्टल्स फिर से मॉर्टल्स बन जाते और उन्हें शुरू से कल्टिवेट करना पड़ता तो फैंग युआन उनका फायदा उठा सकता था। पहली बात, इन पुनर्जीवित गू मास्टर्स के पास एक गू इमॉर्टल की बुनियाद थी। उनके पास कल्टीवेशन का भरपूर अनुभव था। इस बात की संभावना थी कि वो फिर से इमॉर्टल असेंशन में सफल हो जाएंगे। उनके असेंशन के दौरान प्राकृतिक प्रेरणा फैंग युआन के लिए अपने मनचाहे जवाबों को पाने का एक अच्छा मौका होता। दूसरी बात, जब ये गू इमॉर्टल्स फिर से कल्टिवेट करते, उन्हें मुसीबतों से गुजारना पड़ता। फैंग युआन उनकी इसमें मदद कर सकता था और हेवन पाथ डाउ मार्क्स हासिल कर सकता था। आखिर में जब ये गू इमॉर्टल्स शुरू से कल्टिवेट करते, उन्हें प्रेरणा मिल सकती थी और वो नए किलर मूव्स बना सकते थे। इस प्रक्रिया में वो फैंग युआन पर और भी ज्यादा निर्भर हो जाते, जिसका मतलब था कि अनपढ़ उसका और ज्यादा कंट्रोल हो जाता। लेकिन इस पैल किलर मूव ह्यूमन रिवाइवल सी का इस्तेमाल करने के बाद उसका दिल कांप उठा, जैसे उसके दिमाग में एक प्रेरणा चमकी हो। इस पैल यूएसईवाई रिफाइनमेंट पाथ में एक महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू मिला। तो ह्यूमन बॉडी गू रिफाइनमेंट मेथड ऐसा होता है। फैंग युआन के दिमाग में चमक चमकी, उसके दिल में हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। तथाकथित ह्यूमन सी रिवाइवल मेथड असल में इंसानी शरीर और आत्मा को रिफाइन करने के लिए एक गू कल्टिवेटर मेथड का इस्तेमाल था। ये सचमुच एक ह्यूमन पाथ मेथड था, लेकिन ये एक इंसान को रिफाइन करने के लिए गू का भी इस्तेमाल कर रहा था। फैंग युआन को पहले ह्यूमन बॉडी गू रिफाइनमेंट मेथड की गहरी समझ नहीं थी। जब उसने नी क्लैन पर रिसर्च की तो उसने पाया कि ह्यूमन बॉडी गू रिफाइनमेंट मेथड ब्लड पाथ और दूसरे पाथ से जुदा हुआ था। ये निष्कर्ष गलत नहीं था। गू को रिफाइन करने के लिए इंसान का इस्तेमाल करना और इंसान को रिफाइन करने के लिए गू का इस्तेमाल करना, दोनों मूल रूप से एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू जैसे थे, वो एक दूसरे के साथ मौजूद थे। असली बुनियाद थी इंसान और गू का एक हो जाना। यह सॉवरेन इमॉर्टल फीटस गू जैसा था। ये एक गू कीड़ा था जो एक्टिवेट होने पर इंसानी शरीर में बदल सकता था, लेकिन यह आत्मा प्रदान नहीं करता था, बल्कि सॉवरेन इमॉर्टल बॉडी गू कल्टीवेटर की आत्मा के साथ सबसे ज्यादा अनुकूलता के साथ बनाया जाता था। जब फैंग युआन ने गू इमॉर्टल को जिंदा करने के लिए ह्यूमन सी का इस्तेमाल किया, तो वो एक इंसानी शरीर और एक इंसानी आत्मा को रिफाइन कर रहा था। लेजेंडरी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट किंग चू को देखें, वो मूल रूप से एक किलर मूव था जिसे एक जीवित रूप में बदल दिया गया था। इसका मतलब था कि कोई भी जीवित रूप एक गू कल्टिवेशन मेथड से बनाया जा सकता है। ये सिद्धांत रूप से पूरी तरह से संभव था, और सच तो ये था, इसका इशारा लेस देन ग्रेटर देन में पहले ही मिल चुका था। लेस देन ग्रेटर देन अध्याय 3 भाग 14 में ये साफ लिखा था। दुनिया के अनंत जीव मूल रूप से आसमान और जमीन के सक्लूडेड डोमेन्स द ब्लू सी ऑफ लाइफ के अंदर गू कीड़े। ये गू कीड़े ब्लू सी की लहरों द्वारा किनारे पर लाए गए और अलग अलग जीवों में बदल गए। सभी अनगिनत तरीके एक ही मूल में जाकर मिलते हैं। इंसान को रिफाइन करने के लिए गू का इस्तेमाल, गू को रिफाइन करने के लिए इंसान का इस्तेमाल। इंसान और गू शुरुआत से ही एक थे। भले हाई फैंग युआन इस तर्क को समझता था, लेकिन उसने इस तर्क की पूरी बारीकियों को पूरी तरह से इसी पाल समझा था। इस समझ ने उस पतली सी रुकावट को तोड़ दिया जो उसी रोक रही थी। फैंग युआन उसके पार एक उज्ज्वल दृश्य देख सकता था। उसी अब सिर्फ एक छोटा सा अनुमान लगाना था ताकि वो एक ऐसा किलर मूव डिजाइन कर सके जो नी क्लैन के गू इमॉर्टल मेथड को सुलझा सके। वो नी क्लैन के सदस्यों के शरीर से हर तरह के इमॉर्टल गू निकाल सकता था। इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। फैंग युआन की इस मामले में पहले से ही बुनियाद थी। आखिरकार उसने अपने पिछले जीवन के 500 सालों में ह्यूमन आइसोलेशन स्टाइल गू रिफाइनमेंट मेथड का इस्तेमाल किया था। इस जीवन में यूएसईवाई इस मामले में हर तरह के अनुभव और जमा पूंजी मिली थी। भले ही नी क्लैन उसका ब्रेक थ्रू पॉइंट नहीं था, लेकिन उनका अध्ययन और विश्लेषण करके फैंग युआन ने एक गहरी बुनियाद हासिल की थी। आखिर में इस विशाल बुनियाद ने एक गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन लाया। फैंग युआन ने ह्यूमन सी के कारण अनापेक्षित रूप से अपने ब्रेक थ्रू में सफलता हासिल की। इतिहास में रिफाइनमेंट पाथ के 2 स्टाइल थे। पहला था हेरी मैन नेचर गू रिफाइनमेंट मेथड।
इसमें प्रकृति और डाउ मार्क्स का इस्तेमाल करके गू को रिफाइन किया जाता था। इसका विपरीत था लिमिटलेस डेमन वेनरेबल का गू कीड़ों का इस्तेमाल करके आसमान और जमीन को रिफाइन करना। दूसरा था ह्यूमन आइसोलेशन स्टाइल। नी क्लैन के गू इमॉर्टल रिफाइनमेंट पाथ के क्वाजी सुप्रीम नी रेन ने इंसानों का इस्तेमाल करके गू को रिफाइन किया। हर तरह के इमॉर्टल गू को अपने नी क्लैन के वंशजों के खून में गहराई से स्थापित किया। इसका विपरीत था सॉवरन इमॉर्टल फीटस गू, ह्यूमन सी रिवाइवल मेथड और ब्लू सी ऑफ लाइफ जो इंसान को रिफाइन करने के लिए गू का इस्तेमाल करते थे। रिफाइनमेंट पाथ के सुप्रीम ग्रैंड मास्टर की गहराई में शायद ये 4 पहलू होने चाहिए। अभी मैं इंसान और गू रिफाइनमेंट मेथड्स को समझ चुका हूं। मुझमें सिर्फ आखिरी गू का इस्तेमाल करके आसमान और जमीन को रिफाइन करना पहलू की कमी है। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के इंतजामों को समझकर मैं पहले हाईज रुकावट को पार कर चुका हूं। मैं बिना किसी बाकी रुकावट के शुरुआती चरण पार कर चुका हूं। जब तक मैं आगे बढ़ता रहूंगा मैं आखिरकार सारी गहराइयों को समझ लूंगा। फैंग युआन ने मूल्यांकन किया। ट्रेजर येलो हेवन। बाइनिंग बिंग की दिव्या चेतना उसके अंदर घूम रही थी। वो इमॉर्टल मटेरियल्स बेच रही थी। जब से उसने इत्तेफाक से फैंग हुआन के पुनर्जन्म को देखा और उसी मार डाला, बाइनिंग बिंग को बड़ी संख्या में डेसोलेट बीस्ट और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट के शव माइल। उसी फैंग हुआन की आत्मा की तलाशी लेने से सच्ची विरासत भी मिली। बाइनिंग बिंग के इमॉर्टल मटेरियल्स लगभग बिक चुके थे। सिर्फ आखिरी हिस्सा बचा था। यह इमॉर्टल मटेरियल्स कैसे बेच रही हो? इस समय एक दिव्या चेतना आए और कीमत पूछी। बाइनिंग बिंग ने बिक्री की कीमत बताई। कीमत सुनने के बाद लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ थोड़ा सिकुड़ गई और सौदा करना चाहिए। क्या यह थोड़ा सस्ता हो सकता है? तुरंत बाद लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ ने अपनी कीमत बताई। अगर तुम इस कीमत पर बेचोगी तो मैं सीधे खरीद लूंगी। बाइनिंग बिंग खुद गू रिफाइन करना चाहती थी। उसने किलर मूव ब्रेथ कंसीलमेंट आइस पर्ल बनाया था। अगर वो एक आइस पर्ल इमॉर्टल गू रिफाइन कर सकती तो यह इस किलर मूव को बहुत सहायता करता। उसने अब ज्यादातर इमॉर्टल मटेरियल्स इकट्ठे कर लिए थे। बाइनिंग बिंग व्यापार में माहिर नहीं थी। वो सर हिलाकर सौदा करने ही वाली थी कि अचानक एक और दिव्या चेतना पास आए। ओ, कोई सच में माला डक स्नैक बेच रहा है? यह फूटपाथ का एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट बहुत दुर्लभ है। तुमने इसे कहां से ढूंढा? दिव्या चेतना ने पूछो। बाइनिंग बिंग अपने बारे में सुराग नहीं देना चाहती थी। उसने सीधे पूछो, खरीद रहे हो या नहीं? क्या कीमत है? बाइनिंग बिंग ने कीमत बताई जबकि दिव्या चेतना ने कहा, मैं खरीद लूंगा, मैं सब कुछ खरीद लूंगा। तुम्हें इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स चाहिए या इमॉर्टल मटेरियल्स? बाइनिंग बिंग ने यूएसईवाई जरूरी आइस और स्नोपाथ इमॉर्टल मटेरियल्स की लिस्ट दी। दिव्या चेतना मुस्कुराई, मेरे पास सब हैं, बस एक पाल रुको। ईस्टर्न सी में जू इजियान वेंग ने अपनी दिव्या चेतना वापस ली और राइचिस ची अलायंस से संपर्क किया। राइचिस ची अलायंस के भंडार में भरपूर इमॉर्टल मटेरियल्स द जू इजियान वेंग ने अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके कुछ आइस और स्नोपाथ इमॉर्टल मटेरियल्स एक्सचेंज किए। इसके बाद उसने ये इमॉर्टल मटेरियल्स ट्रेजर येलो हेवन में भेजे दिए, जिससे बाइनिंग बिंग और जी जियान वेंग ने सौदा पूरा कर लिया। अपने मनचाहे इमॉर्टल मटेरियल्स मिलने के बाद बाइनिंग बिंग मर गई और ट्रेजर येलो हेवन छोड़ दिया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट की लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ की दिव्या चेतना अभी भी आसपास मंडरा रही थी। कितना बड़ा अफसोस है। वो अपने मनचाहे इमॉर्टल मटेरियल को हासिल करने में असफल रही। लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ एक अकेली इमॉर्टल थी। वो एक अकेले व्यक्ति थी जिसके पास सिर्फ रैंक 6 कल्टिवेशन लेवल था। वो दौलत में जू इजियान वेंग का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इस बात का जिक्र ही क्या कि उसने वही आइस और स्नोपाथ इमॉर्टल मटेरियल्स निकाल दिए जो बेचने वाले ने मांगे थे। मैं ढूंढना जारी रखती हूँ। लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ बहुत निराश थी लेकिन वो हार नहीं मानना चाहती थी। उसने ट्रेजर येलो हेवन में ढूंढना जारी रखा। ये क्या है? कुछ ही देर बाद वो ये देखकर हैरान रह गए कि ट्रेजर येलो हेवन में एक विशाल पहाड़ प्रकट हुआ था। किसने पूरा का पूरा पहाड़ यहां रख दिया? इस स्थिति को महसूस करके लिटिल इमॉर्टल जिंग लुओ अपनी इर्द फाड़े देखती रही क्योंकि ये पहली बार था जब उसने इतना विशाल सौदा देखा था। पहाड़ के प्रकट होने से एक छोटा सा हंगामा हो गया। बहुत सी दिव्या चेतनाएं उधर आ गईं और बहुत से गू इमॉर्टल की इच्छाएं भी हंगामे को देखने के लिए इकट्ठी हो गईं। कौन इतना कमाल का है जो पूरा पहाड़ बेच रहा है? ये करना आसान नहीं है। उनके पास गहरी अर्थपथ की महारत होनी चाहिए। ये पहाड़ काफी अच्छा है। इसमें भरपूर मून पाथ डाउ मार्क्स हैं। लेकिन ये बड़ा रिसोर्स पॉइंट बहुत कीमती है। कौन इसे बेचेगा? ट्रेजर येलो हेवन में इसे बेचने पर इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स की भारी फीस भी लगेगी। चर्चाएं अभी शुरू ही हुई थीं कि यह पहाड़ तुरंत गायब हो गया। किसी ने सच में खरीद लिया। लगता है सौदा पहले से ही तय था।
पहले वाला पहाड़ सदर्न बॉर्डर का मून बोल लग रहा है। वो सच में सदर्न बॉर्डर का मून बोल था। फैंग युआन ने सदर्न बॉर्डर, ईस्टर्न सी और अलग अलग इलाकों में गू इमॉर्टल्स का एक बैच छोड़ा हुआ था। वू क्लैन के साथ बातचीत के बाद मून बाउल को वू क्लैन द्वारा बेचा गया और ट्रेजर येलो हेवन के जरिए सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में भेजा गया। मून बोल आ गया है, पकड़ो पकड़ो। अच्छा अच्छा, बाएं तरफ हटो, थोड़ा दाएं तरफ हटो। बम! जमीन हल्की सी कांपी जब मून बोल जमीन पर उतरा। तुरंत एक रॉकमैन गू इमॉर्टल आगे आया और एक किलर मूव इस्तेमाल किया, मून बाउल की पहाड़ी जड़ों को जमीन में घुसाकर उसी अर्थवे का एक नोट बना दिया। दूसरे वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स इस पैल के लिए फ्रीद वो देखते हुए बातचीत कर रहे थे। तुमने सुना? शी जोंग फिर से जिंदा हो गया। सिर्फ शी जोंग हाई नहीं, जो भी गू इमॉर्टल्स बाहरी दुनिया में मारे द उन्हें ह्यूमन सी के जरिए जिंदा किया गया। मालिक की शक्ति दिव्या है, वो सर्वशक्तिमान है। हमें गू इमॉर्टल्स को जिंदा करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन हम अपना सारा कल्टिवेशन लेवल खो देंगे और हमें शुरू से फिर से शुरू करना पड़ेगा। HMPH, भविष्य की उम्मीद तभी है जब हम जिंदा रहेंगे। तो क्या हुआ अगर हम मॉर्टल्स बन गए? हमें बस फिर से कल्टिवेट करना है। काश मुझे लड़ाई के मिशंस मिल पाते। सोचना भी मत। जो गू इमॉर्टल्स अन मिशंस को लड़ सकते हैं, उनकी बैटल स्ट्रेंथ मजबूत है। भले ही तुम्हारे पास रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल है, तुम अभी अभी एडवांस हुए हो, तुम्हारे पास अभी भी पर्याप्त इमॉर्टल गू नहीं है। सही कहा, हमें एक एक कदम आगे बढ़ाना है। चलो मेहनत करते हैं और खुद को बेहतर बनाने के लिए पहले ये मिशंस करते हैं। जब फैंग युआन के कुछ एलीट अधीनस्थ बाहर लड़ रहे थे, बाकी लोग सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को मैनेज करने में मदद कर रहे थे। वो मेहनत कर रहे थे और अपना खून पसीना बहा रहे थे। भले हाई सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में लगातार अनापेक्षित घटनाएं हो रही थीं, वो अभी भी व्यवस्थित और अच्छे से प्रबंधित था। चैप्टर एंड।